आज का हमारा टॉपिक पॉलीमर, जिसका पार्ट नंबर 8 हम कर रहे हैं। और जो टॉपिक है वो क्या है, रबर। रबर जो होता है वो दो प्रकार का है, एक होता है प्राकृतिक रबर और दूसरा होता है संश्लेषित रबर। पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो बहुलक होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, और जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं वो होते हैं संश्लेषित बहुलक। इसी प्रकार हमारा जो प्राकृतिक जो रबर है वो प्रकृति से प्राप्त होता है। इसलिए हम सबसे पहले प्राकृतिक रबर की बात करते हैं। प्राकृतिक रबर को प्राकृतिक बहुलक भी बोला जा सकता है। ये प्रकृति से प्राप्त होता है, या अपने कह सकते हैं पेड़ से प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक बहुलक जो है इसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण। कहने का मतलब ये है कि जब हम इस रबर को खींचेंगे तो खींच जाएगा, वापस छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। वो गुण प्रत्यास्थ गुण होता है। इसलिए इस बहुलक को प्रत्यास्थ बहुलक भी कह सकते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक भी कह सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो रबर होता है वो प्राकृतिक रबर होता है। पेड़ से प्राप्त होता है या प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको प्राकृतिक बहुलक बोला जा सकता है, और या प्रत्यास्थ बहुलक बोल सकते हैं इसको। तो इसके दोनों ही नाम हैं। इसको प्राकृतिक बहुलक भी कह सकते हैं और प्रत्यास्थ बहुलक भी कह सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त होता है इसलिए प्राकृतिक बहुलक, और प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है इसलिए प्रत्यास्थ बहुलक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रबर की, कि प्राकृतिक जो रबर होता है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक रबर प्राप्त करने की विधि। प्राकृतिक रबर प्राप्त करने की विधि यानी कि प्राकृतिक जो रबर है उसको कैसे प्राप्त करें हम। प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? पेड़ से। किससे? पेड़ से। और उस पेड़ का नाम है हेबिया ब्रेसिलेंसिस। हेबिया ब्रेसिलेंसिस। हेबिया ब्रेसिलेंसिस नामक जो पादप होता है उससे हम इस प्राकृतिक रबर को प्राप्त कर सकते हैं। हेबिया ब्रेसिलेंसिस जो पौधा होता है उसके अंदर एक दूध जैसा गाढ़ा, दूध के जैसा गाढ़ा लसलसा कह सकते हैं अपने द्रव निकलता है। क्या निकलता है? दूध जैसा गाढ़ा, यानी दूध सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद गाढ़ा लसलसा द्रव निकलता है, और उस लसलसे द्रव को बोला जाता है लेटेक्स। क्या बोल सकते हैं? लेटेक्स। या फिर उसका एक अन्य नाम होता है शीर। हिंदी में शीर बोलते हैं, इंग्लिश में लेटेक्स बोलते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रबर को किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ से प्राप्त करते हैं। हेबिया ब्रेसिलेंसिस नामक पादप से दूध जैसा गाढ़ा लसलसा द्रव निकालते हैं अपने, और उस द्रव को बोला जाता है लेटेक्स या शीर बोल सकते हैं। जो पौधा होता है उसके अंदर एक जगह या दो जगह कट लगा दिया जाता है, और कट लगाने के पश्चात उस पादप से ये जो द्रव होता है वो बाहर निकलता है। इस द्रव को इकट्ठा किया जाता है, वो होता है लेटेक्स या शीर। ये जो लेटेक्स या शीर होता है उसको हम प्राप्त करते हैं, और इसके अंदर कम से कम 20 से 60% रबर होता है। इतनी मात्रा होती है इसके अंदर। इस लेटेक्स को हम पेड़ से प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर 20 से 60% क्या होगी? रबर की मात्रा होगी। इसे क्या करेंगे? जल से तनु करेंगे। जल से क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के पश्चात इस जो द्रव हमारे पास में प्राप्त हुआ है उसके अंदर 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं।
क्या करते हैं 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं। इस लेटेक्स या चीर को जब तन्नू किया जाता है उसके बाद का जो द्रव है उसके अंदर हम क्या करते हैं 1% एसिटिक एसिड मिला देते हैं। 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो इसका क्या होता है स्कंदन या उक्षेपण होता है। क्या होता है स्कंदन या उक्षेपण होता है। जैसे ही इसका स्कंदन और अवक्षेपण होता है इसको हम क्या करते हैं छान लेते हैं, छान कर अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं छान कर अलग कर लेते हैं और जो रबर प्राप्त होता है वो कौन सा होता है क्रैप रबर होता है। उसको हमने क्या नाम दे दिया क्रैप रबर दे दिया। एक बार फिर देखो प्राकृतिक रबर पेड़ से प्राप्त होता है, हेविया ब्रेंसिलेसिस नामक पौधे से प्राप्त होता है, उससे गाढ़ा लसलसा दूध जैसा द्रव निकलता है जिसको हमने लेटेक्स या चीर नाम दिया। इस लेटेक्स या चीर के अंदर 20 से 60% रबर होता है। उसको क्या करते हैं जल से तन्नू करते हैं। तन्नू करने के बाद में जो द्रव होता है उसमें 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं जिससे ये स्कंदन या उक्षेपण हो जाता है। उसको छान कर अलग कर लेते हैं और जो रबर होता है वो कौन सा होता है क्रैप रबर होता है। अब सीधा इसका उपयोग हम नहीं कर सकते या अपने कह सकते हैं कि ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके कुछ करैक्टर है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। प्रत्यास्थता का जो गुण है वो क्या होता है कम होता है क्योंकि वही रबर ज़्यादा बढ़िया होता है जिसके अंदर क्या हो प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा पाया जा रहा हो। हम खींचेंगे बढ़ जाएगा वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर क्या होती है जल अवशोषण क्षमता भी ज़्यादा होती है। जो क्रैप रबर होता है इसके अंदर जल अवशोषण क्षमता भी क्या होती है ज़्यादा होती है, इसीलिए भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा अगर इसको क्या करते हैं उच्च ताप पर गर्म करते हैं। अधिक ताप पर अगर गर्म करेंगे तो उच्च ताप पर तो क्या हो जाएंगे नरम हो जाएंगे और अगर ठंडा करेंगे या निम्न ताप पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे भंगुर प्रकृति के हो जाएंगे। यानी कि भंगुर प्रकृति का मतलब टूट जाते हैं टुकड़ों में टूटना। इस तरीके की जो प्रवृत्ति पाई जाती है इसके अंदर। या फिर अपने कह सकते हैं कि ये कार्बनिक विलायक मान लो हमारे पास में जैसे कार्बनिक विलायक हो ईथर हो या बेंजीन हो, ये क्या होते हैं कार्बनिक विलायक होते हैं ईथर और बेंजीन। इनके अंदर इस क्रैप रबर को डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाता है विलयशील हो जाता है। और अगर विलयशील हो जाएगा तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा घुलना शुरू हो जाएगा और घुल जाएगा तो हम उस रबर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये इतनी इस क्रैप रबर के अंदर क्या होती हैं कमियां होती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए अपने क्या करते हैं इसका बल्कनीकृत करते हैं या इसको बल्कनीकृत रबर में चेंज करते हैं। वो कैसे करेंगे इसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा। पहले हम प्राकृतिक रबर की पूरी बनाने की विधि करेंगे, उसकी संरचना पढ़ेंगे, उसका संगठन पढ़ेंगे, उसके बाद में बल्कनीकृत रबर को भी प्राप्त करेंगे। ये बल्कनीकृत रबर इन चारों कमियों को क्या कर देता है दूर कर देता है, इसीलिए वो एक बढ़िया रबर बन जाता है और फिर हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो एक बार फिर देखो पेड हेविया ब्रेंसिलेसिस दूध जैसा गाढ़ा द्रव जिसको लेटेक्स कहेंगे जिसके अंदर 20 से 60% रबर होगा। जल से तनु करेंगे फिर उसके बाद में इस द्रव के अंदर 1% एसिटिक एसिड डालेंगे जिससे इसका स्कंदन या उक्षेपण हो जाएगा। फिर इसको छानेंगे, छान करके इसको अलग कर लेंगे, वो रबर क्रैप रबर होगा। ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक इसका वल्कनीकरण नहीं करेंगे या इस रबर को वल्कनीकृत रबर के अंदर चेंज नहीं करेंगे। ये जो रबर होता है वो ज़्यादा उपयोगी क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण कम पाया जाता है, जल अवशोषित ज़्यादा करता है, उच्च ताप पर तो नरम हो जाता है और निम्न ताप पर भंगुर प्रकृति रखता है। कार्बनिक विलायकों में विलयशील होगा, घुलना शुरू हो जाएगा, उनके अंदर घुल जाएगा तो हम एक बढ़िया रबर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस क्रैप रबर का क्या किया जाता है वल्कनीकरण किया जाता है या वल्कनीकृत रबर में चेंज किया जाता है। उसके बाद में
हमें एक बढ़िया रबर प्राप्त हो जाता है। ये तो थी प्राकृतिक रबर प्राप्त करने की विधि। इसके अंदर इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, इसका संगठन क्या होता है, उसकी बात करते हैं हम। तो प्राकृतिक रबर की जो संरचना व संगठन की बात करें हम, संरचना व संगठन। सबसे पहले प्राकृतिक जो रबर होता है वो किससे बनता है, आइसोप्रीन से बनता है। किससे बनता है, आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन को कैसे शो करेंगे, आपको मैं 1,3 ब्यूटाडाइन बहुत बार बता चुकी हूँ। हम सबसे पहले 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से। हमने क्या की, 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बना ली। इस 1,3 ब्यूटाडाइन के सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या करेंगे, मैथिल ग्रुप जोड़ देंगे CH3। ये क्या प्राप्त होगी हमें, आइसोप्रीन। और N लगा दिया तो आइसोप्रीन की एकलक इकाई हमारे पास में आ गई। इसका जो अणुसूत्र या फिर इसका संगठन जो लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे पास में, और हाइड्रोजन 2 3 6 और 8। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी शो कर सकते हैं हम, C5H8N से भी शो कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास में, आइसोप्रीन है। क्या है, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन की एकलक इकाई है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं, इसका IPAC नामकरण करें तो इस तरीके से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो इसका IPAC नाम जो होता है वो 1,3 ब्यूटाडाइईन होता है। तो आइसोप्रीन की एकलक इकाई ली हमने। अब देखो बहुलक का निर्माण करेंगे, यहाँ बॉन्ड बना देंगे। जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। कर दिया हमने चेंज डबल बॉन्ड को। फिर जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। ये हमारे पास में क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक रबर है। क्या है, रबर। क्योंकि प्राकृतिक जो रबर होता है उससे ही प्राकृतिक बहुलक बनता है, इसलिए इसको प्राकृतिक बहुलक भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, एक प्राकृतिक रबर प्राप्त हो गया। किससे, आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन की बहुत सारी जो एकलक इकाइयाँ होती है वो आपस में समावयवी के रूप में जुड़ती है, 1,4 समावयवी के रूप में जुड़ती हैं और उससे आइसो जो प्राकृतिक बहुलक है वो आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। जैसे एक होता है, जैसे हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड में दोनों ग्रुप सेम और इस साइड में जब दो ग्रुप सेम हो तो इसलिए उसको बोला जाता है समपक्ष रूप, या फिर इसको बोलते हैं सिस। जब हमारे पास में ये कंडीशन आ जाए, ये यहाँ है और बिल्कुल इसके सामने है, यानी कि ट्रांसफॉर्म में है, तो इसको बोला जाता है विपक्ष, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। यानी कि एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो उसको ट्रांस रूप बोलते हैं। तो ये सिस रूप हो गया, ये ट्रांस रूप हो गया। जो प्राकृतिक रबर हमें प्राप्त होता है वो आइसोप्रीन के सिस रूप से या समपक्ष रूप से प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर सिस और ट्रांस इसीलिए बताया है क्योंकि जो आइसोप्रीन होती है उसकी एकलक इकाइयाँ जब 1,4 समावयवी के रूप में सिस फॉर्म में जुड़ती हैं तो प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, और जब आइसोप्रीन की जो इकाइयाँ होती हैं वो ट्रांस रूप में जुड़ती हैं या विपक्ष रूप में जुड़ती हैं तो एक अन्य प्रकार का जो रबर बोल सकते हो या बहुलक बोल सकते हो, गट्टा पर्चा प्राप्त होता है। वो आइसोप्रीन के ट्रांस रूप के जुड़ने से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर दोनों की संरचना बनाएंगे। सबसे पहले प्राकृतिक रबर की
जो cis इकाई है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2 जुड़ा हुआ है, ये आगे किसी अन्य CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर H और यहाँ CH2 और यहाँ CH3 ये, ठीक है। फिर ये आगे वाले कार्बन के साथ CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H और CH3, ये CH2, फिर ये CH2 और ये कार्बन, और यहाँ पर क्या करेंगे H डबल बॉन्ड C और CH2, ये CH2 आगे जुड़ा हुआ है फिर, और ये CH3। तो अब देखो यहाँ पर सेम ग्रुप एक साइड है, तो इसलिए ये आइसोप्रीन का क्या हो गया, समकक्ष रूप हो गया, समकक्ष आइसोप्रीन हो गई ये। और समकक्ष आइसोप्रीन को बोला जाता है प्राकृतिक रबर। तो ये क्या हो गई, प्राकृतिक रबर की संरचना हो गई। अब देखो ये CH2 इधर जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है, फिर इधर जुड़ रहा है, ऊपर की तरफ 1,4 समावयवी के रूप में आइसोप्रीन जुड़ रहे हैं और सिस फॉर्म बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक रबर। अगर इसकी दूसरी फॉर्म देखें हम, तो जो ट्रांसफॉर्म होती है उसके अंदर क्या होता है, एक CH2 यहाँ जुड़ा हुआ है तो दूसरा CH2 यहाँ जुड़ेगा, यहाँ हमने CH3 जोड़ दिया और ये H है मान लो, फिर अगले कार्बन का CH2 यहाँ होगा और ये H डबल बॉन्ड, और फिर इधर CH3 और H इस तरीके से जोड़ेंगे, H यहाँ जोड़ेंगे, अगला CH2 फिर यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ CH3 और H और ये CH2 फिर आगे जुड़ा रहेगा। अब देखो यहाँ देखो हमारे पास में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका CH2 यहाँ ऊपर की तरफ है और ये CH2 नीचे जुड़ा हुआ है, फिर ये ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन क्या है, जो ये कार्बन और ये कार्बन है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यह ट्रांसफॉर्म में है, फिर ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में है। तो इस प्रकार से जब ट्रांसफॉर्म हमें प्राप्त होती है, या अपने कह सकते हैं विपक्ष आइसोप्रीन, क्या होती है, विपक्ष आइसोप्रीन। जो विपक्ष आइसोप्रीन होती है उसको बोला जाता है गट्टा पर्चा। ये भी एक प्रकार का बहुलक है, या फिर अपने कह सकते हैं एक प्रकार का रबर है जो विपक्ष आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक रबर की संरचना और संगठन की बात की हमने, आइसोप्रीन से बनाते हैं, इसको C5H8N से शो कर सकते हैं। ये आइसोप्रीन है जिसको 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन कह सकते हैं। इसकी N एकलक इकाई है ये, और अन्य एकलक इकाई जुड़ती हैं तब प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वो हम सिंगल कर देते हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल कर देते हैं और पीछे N लगा देते हैं। आइसोप्रीन की जो सिस फॉर्म जुड़ती है या समकक्ष फॉर्म जुड़ती है तो प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, ट्रांसफॉर्म जुड़ती है तो गट्टा पर्चा प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड इधर CH2 जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको सिस बोलेंगे। यहाँ डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ट्रांसफॉर्म में CH2 जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। उसके बाद में हमने प्राकृतिक रबर प्राप्त किया था। प्राकृतिक रबर पेड़ से प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने की विधियां देख ली हमने। विधियां देखने के बाद में उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसकी बात की। लेकिन हमने जब पेड़ से प्राप्त किया था तो वो रबर कौन सा था, क्रैप प्रकार का रबर था, और हमने ये कहा था कि इसके अंदर कुछ कमियां होती है जिससे इसको काम में नहीं ले सकते। सीधी कोई वस्तु बनाने के लिए या रबर की जगह इसको काम में नहीं ले सकते, इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा, वल्कनीकरण करना पड़ेगा, या इसको वल्कनीकृत रबर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो रबर का वल्कनीकरण, अगला टॉपिक हमारा है रबर का वल्कनीकरण। रबर का जो वल्कनीकरण है
उसको चार्ल्स गुडियर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किया था प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण। जैसे हम आइसोप्रीन की जो इकाई है उसको इस तरीके से काम में लेते हैं, जिसकी संरचना इस प्रकार होती है। ये हमारी आइसोप्रीन की इकाई थी, ठीक है। इस आइसोप्रीन की इकाई के अंदर क्या करते हैं, प्लस सल्फर, क्या करते हैं, सल्फर को डाल करके इसको क्या किया था, गर्म किया था। किसने, गुडियर ने। जब इस आइसोप्रीन को चार्ल्स गुडियर ने सल्फर डाल करके गर्म किया था, तो गर्म करने के पश्चात ये रबर जो है उसके अंदर, या आइसोप्रीन की जो इकाई है उसके अंदर जो सल्फर है, उन्होंने क्या कर लिया था, क्रॉस बॉन्ड बना लिया था, क्रॉस बंद बना लिए थे। जैसे यहाँ पर हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये एस इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है दूसरी एकलक इकाई के साथ में। यहाँ पर जो कार्बन की दूसरी आइसोप्रीन की जो एकलक इकाई है, ये CH इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है इस तरीके से, CH, और यहाँ CH2 और CH2 इस तरीके से। जब ये एक आइसोप्रीन की एकलक इकाई, ये आइसोप्रीन की एकलक इकाई, या आइसोप्रीन के अंदर हमने क्या किया, सल्फर डाल दिया। जैसे ही सल्फर इसके अंदर डाला तो सल्फर ने क्या किया, क्रॉस बॉन्ड बनाने शुरू कर दिए। क्रॉस बॉन्ड जैसे ही बनाए तो प्राकृतिक जो रबर है वो किस में चेंज हो गया, वल्कनीकृत रबर में चेंज हो गया। और वल्कनीकृत रबर जो होता है वो एक बढ़िया रबर होता है। वल्कनीकृत में चेंज होने के बाद में इस रबर के अंदर क्या हो गया, प्रत्यास्थता का गुण जो है वो बढ़ गया, प्रत्यास्थता का गुण बढ़ गया। एक ये रबर क्या होता है, कठोर हो जाता है, जल्दी सी टूटता नहीं है, और इसीलिए इस प्राकृतिक रबर को वल्कनीकृत करके हम काम में ले सकते हैं। इस रबर से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, काम में ली जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको वल्कनीकृत रूप दे दिया। जो क्रॉस बॉन्ड बना करके ये जालनुमा संरचना भी बना देते हैं, और जैसे ही वल्कनीकृत रबर में बदलते हैं तो प्रत्यास्थता का गुण बढ़ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमने प्राकृतिक रबर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे संश्लेषित रबर। और संश्लेषित रबर वो रबर होता है जो कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित जो रबर होता है वो होता है संश्लेषित रबर। ये हम नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद।